तो आज बात करेंगे भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि 15 सैटेलाइट को लेके आज रवाना हुआ था, फेल हो गया और वो अपने ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका। और कुल मिला के 16 सैटेलाइट थे इसके अंदर, अन्वेषा सहित, जो अपने ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाए। और ये बहुत बड़ी असफलता है, बहुत बड़ा फेलियर है और करीब करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान इसमें हुआ भी है, भारत का भी। लेकिन इसरो के मिशन का फिर से फेल हो जाना, लास्ट ईयर भी पीएसएलवी फेल हुआ था, फिर से फेल हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। चाइना ने रिलायंस के जो बैटरी टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट थे उसको टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट देने से मना कर दिया है और ब्लूमबर्ग की बड़ी रिपोर्ट आती है और अब उनका जो रिलायंस का प्रोजेक्ट है वो ठप हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम पीएसएलवी की जो रॉकेट जो इंडिया का था, जो बड़ा एम्बिशियस लॉन्च था, पीएसएलवी C62 मिशन आज 12 जनवरी 2026 को अपनी थर्ड स्टेज के अंदर जाते जाते फेल हो गया। 4 स्टेज का रॉकेट एक्चुअली काफी हद तक सही काम किया, लेकिन लास्ट स्टेज तक आते आते इसका जो पाथ डेविएशन होता है और वहां पे तीसरी स्टेज के अंदर कोई डिस्टरबेंस आता है और फ्लाइट पाथ डिस्टर्ब हो जाता है और जो 16 सैटेलाइट उसके ऊपर थे वो अपनी कक्षा में यानी कि ऑर्बिट में नहीं पहुंच सके। और C61 मिशन के बाद पीएसएलवी के C62 मिशन का फेल होना अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक्चुअली पीएसएलवी भारत के लिए हमेशा कामयाबी का परचम उसने लहराया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए इन्होंने 16 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। पूरा का पूरा सिस्टम दोस्तों तबाह हो चुका है, भारत का पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है दोस्तों। थर्ड स्टेज पर जाकर इनका सैटेलाइट क्रैश हुआ है और सारे के सारे जितने उसके अंदर 16 के करीब सैटेलाइट थे वो भी दोस्तों तबाह हो चुके हैं। और अपनी मंजिल से पहले पहुंचने से पहले अगर कोई भी सैटेलाइट रुक जाए या भी हो जाए तो दोस्तों उसके अंदर मौजूद सारे सैटेलाइट तबाह ही समझे जाते हैं, या फिर वो घूमते फिरते हैं और फिर वो किसी न किसी जगह पर जमीन पे आकर गिर जाते हैं, या दोस्तों वहीं पर वो इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आगे भी आपको सुनाता हूँ हुआ क्या है मुलाहिजा। तो आज का दिन इसरो के लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत दुखद दिन रहा। 2026 की पहली लॉन्चिंग थी, सुबह 10:18 पर लिफ्ट ऑफ किया। तीसरा स्टेज में आके, जिसको स्टेज 3 कहते हैं, गंभीर समस्या आ गई। फ्लाइट पाथ के अंदर चेंज हो गया, रोल रेट में डिस्टर्बेंस हुआ और रॉकेट को वो स्पीड नहीं मिल पाई जिसके द्वारा वो अपने सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट में छोड़ सकता है। और कुल मिला के देखा जाए तो इसमें एक EOS N1 जो सैटेलाइट था और 15 और सैटेलाइट थे, कुल 16, वो वही आकाश में ही नष्ट हो गए, अंतरिक्ष में खो गए या वायुमंडल में जलकर राख हो गए हैं। इसरो के चेयरमैन नारायणन साहब ने कहना कि थर्ड स्टेज तक के अंत तक जो हमारा प्रदर्शन था ठीक था, लेकिन उसके बाद हम फेल हो गए। हम ये देख रहे हैं कि क्यों फेल हुआ, कि रॉकेट के घूमने की स्पीड में अचानक बदलाव क्यों आया, जिसको रोल रेट डिस्टर्बेंस कहते हैं। फ्लाइट पाथ का डेविएशन है कि जिस रास्ते पे जाना था उस रास्ते से ही हट गया, क्योंकि उसको वहां जाने की स्पीड नहीं मिली तो गिरना शुरू हो गया। और अब कमियां क्या है, ये तो सॉलिड मोटर में जो कमी हो सकती है, नोजल कंट्रोल में समस्या हो सकती है, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजिकल समस्या, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं। लेकिन ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इससे पहले मई 21 के अंदर जो C61 पीएसएलवी प्रोजेक्ट था वो भी थर्ड स्टेज के अंदर चैम्बर प्रेशर में डाउन होने से खत्म हो गया था और उसके अंदर भी बहुत सारे सैटेलाइट जो थे वो सारे के सारे वी हैड लॉस्ट, या तो जल के राख हो गए थे या आकाश में खोकर रह गए। अब इसरो कहती है कि हम एक फेलियर एनालिसिस कमेटी बनाएंगे, तो वो फेलियर एनालिसिस कमेटी तो पिछली बार भी बनाई थी, उसमें क्या हुआ ये नहीं बताया उन लोगों ने। आपको बताना चाहिए ना कि अगर C61 फ्लॉप हुआ था पिछले साल मई महीने में, तो जब आपने फेलियर एनालिसिस कमेटी बनाई थी तो उसका रिजल्ट क्या था, तो उसके उत्तर क्या सुधार किए, आप जनता को नहीं बताते कभी। अब फिर से आप फेलियर एनालिसिस कमेटी बनाएंगे, जो गवर्नमेंट का एक नॉर्मल रूल होता है वो। और इसके अंदर नेपाल का भी एक सैटेलाइट था, स्पेन के सैटेलाइट थे, इंडिया के स्टार्टअप्स के सैटेलाइट थे और 500 से 800 करोड़ की सैटेलाइट और लॉन्च की कुल कीमत थी। लेकिन उससे ज्यादा जो झटका लगा है वो भारत की इज्जत को झटका लगा है कि हमने पहले 94-95% का हमारा सक्सेस रेट होता था और 60 से ज्यादा हमने सफल लॉन्च किए। लेकिन ये जो 2 मेजर फेलियर हुए हैं, C61 C62, जहां पर हमने बहुत सारे सैटेलाइट भी लूज कर दिए, इनके जाने से दरअसल क्या है कि हालात कुछ इस किस्म के हैं कि
इसरो के लिए बहुत बड़ा धक्का है। यूनिवर्सिटीज के सैटेलाइट इसमें थे, वो भी चले गए। तो प्राइवेट सेक्टर का भरोसा जो है वो इसरो के ऊपर टूट रहा है कि वो प्राइवेट सेक्टर कहेगा हम सैटेलाइट बनाते हैं, इतनी मुश्किल से सैटेलाइट बनाते हैं, पैसा लगाते हैं और उसके बाद पीएसएलवी को देते हैं कि भाई तुम छोड़ो, इससे अच्छा तो हम अमेरिका के पास चले जाएं, स्पेस एक्स को बोलेंगे भाई तू मेरे रॉकेट छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आगे से यही होगा कि इसके ऊपर नहीं होना था। एक अन्वेषा इसके अंदर सैटेलाइट था जो कि एक किस्म से जासूसी सैटेलाइट था, सच्ची बात कहा जाए तो। अब वो भी पूरा का पूरा क्या कि स्पेस के अंदर खो के चला गया और डैबरी के रूप में या जल गया होगा, राख हो गया होगा। तो अब इसका जो असर होगा, जो आपके बाकी चंद्रयान मिशन हैं, गगनयान मिशन हैं, उन सब के ऊपर ये पूरा का पूरा असर पड़ेगा और ये बड़ी फेलियर है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। अब पहले बताया था कि फेलियर एनालिसिस कमेटी जो थी उन्होंने जांच पूरी कर ली, छोटी समस्या थी और प्राइम मिनिस्टर को अपना रिपोर्ट दे दी। प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दे क्या करेंगे भैया, ये प्राइम मिनिस्टर कुछ समझ आता है क्या? वो तो खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी डिग्री का भी पता नहीं है, तो उसको रिपोर्ट भेज के क्या फायदा, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। लेकिन अब इसरो की जो कमजोरी है, ये परंपरा है कि पहले फेलियर रिपोर्ट को पीएमओ को दिया जाता है और बाद में जनता के सामने रखा जाता है। तो जनता के सामने तो आता ही नहीं क्या फेलियर हुआ है, तो बताते ही नहीं कई बार। दूसरी खबर पे आते हैं कि रिलायंस का जो प्रोजेक्ट था, ब्लूमबर्ग की बड़ी रिपोर्ट आई है साहब। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स आती है तो दुनिया चौंक जाती है और कहीं ना कहीं उसको रिफ्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं, ब्लूमबर्ग का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री भारत में लिथियम बैटरी बनाना चाहती थी बड़ी लेवल पे। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में हमारे पास एक्सपर्ट तो है नहीं, ना हमारे पास सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट हैं, ना हमारे पास बैटरी एक्सपर्ट हैं, ना हमारे पास रेयर अर्थ के एक्सपर्ट हैं, हमारे पास है ही नहीं। हम क्या है ना कि हम आईआईटी वगैरह करते हैं, टेक्नोलॉजी के जो हमारे लोग निकलते हैं वहाँ से अच्छे इंजीनियर बन के निकलते हैं, फिर बाद में सब एमबीए करने चले जाते हैं, सारे के सारे, 2-4 को छोड़ के। जो बच जाते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इन सारे के सारे जो इंजीनियर्स निकलते हैं एमटेक करके, बीटेक करके, सब जाके आटा तेल चावल म्यूचुअल फंड बेचते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं और कुछ नहीं करते साहब। तो भारत में वो माहौल नहीं है कि जहां पर आप दिमाग लगा के कोई नई टेक्नोलॉजी का विकास करें। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बाहर से टेक्नोलॉजी लेंगे। अब भारत बन गया ट्रेडिंग नेशन की, बाहर से बड़ी बनाई टेक्नोलॉजी मिल गई, हमें दिमाग लगाने की जरूरत क्या, हम क्यों माथा फोड़ेंगे। तो रिलायंस ने एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की, एक बैटरी टेक्नोलॉजी की कंपनी बनाई और कि हम बैटरी बनाएंगे यहाँ पर। और चाइना की कंपनी थी जियामेन लिथियम एनर्जी स्टोरेज कंपनी लिमिटेड, और उससे बातचीत होगी कि तुम अंडर लाइसेंस प्रोडक्शन करेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में काम करेंगे। और साहब उसके बाद चाइना ने अभी पीछे पॉलिसी बदल दी, कहता कोई भी टेक्नोलॉजी, बैटरी हो, रेयर अर्थ हो, सेमीकंडक्टर हो, बाहर नहीं जा सकती। बस साहब ये कुछ होने जा रहा था तो चाइना की सरकार ने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया कि नहीं भैया हम तुमको नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। हालांकि रिलायंस का कहना है कि हमारी योजना में फर्क नहीं आया है। अरे फर्क क्या करेगा भैया, तो तुम्हारे पास है ही नहीं, जब वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है तो आप क्या करोगे उसके बाद। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो क्योंकि अच्छी जो बैटरी टेक्नोलॉजी सब चाइना की है। उसके बाद हालांकि बी ग्रेड सी ग्रेड की टेक्नोलॉजी जापान, यूरोप, साउथ कोरिया के पास भी है, फिर वहां जाएंगे, उनके पास जाएंगे।